हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, जानेंगे तंतु क्या होता है, वस्त्र क्या होते हैं, धागे क्या होते हैं, रेशे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित विज्ञान की वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहते हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो भी विज्ञान से संबंधित वीडियोस हैं, चैप्टर्स हैं, सभी के वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इकाई 5 यानी चैप्टर 5। पाठ का नाम है हमारे तंतु से वस्त्र तक। अब तंतु क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानेंगे तंतु क्या होता है। तंतु होता है, आपने देखा होगा, आप जो स्वेटर पहनते हैं या आप जो कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा अक्सर उस कपड़े में बहुत महीन महीन चीज़ें निकली हुई रेशेदार दिखाई देती हैं। वो जो महीन महीन रेशे होते हैं ना, जिसको आप पकड़ के अक्सर खींचते हैं। देखिए, धागे और रेशे दोनों में अंतर है। तंतु बहुत महीन होते हैं, बहुत छोटे होंगे, महीन होंगे, ठीक है, बहुत पतले, बहुत ही पतले, धागे से भी पतले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा ऊन आपने देखा होगा, अक्सर हमारी माताएं बहनें जो होती हैं वो घरों में स्वेटर बुनती हैं, ऊन खरीद के लाती हैं, स्वेटर बुनना शुरू कर देती हैं। तो उस ऊन में आप देखते हैं, जो धागा देखते हैं वो ऊन होता है, लेकिन उसको और ध्यान से देखेंगे तो उसमें पतले पतले रेशे आपको दिखाई देंगे। वो रेशे ही तंतु कहलाते हैं, ठीक है। अब वो तंतु, जब बहुत सारे तंतुओं को आपस में मिलाकर लपेटा जाता है, ऐंठा जाता है, तब क्या बनता है, तब हमारा बनता है धागा, ठीक है, तब हमारा धागा बनता है, ठीक। यानी जो ऊन बाजार से खरीद के आता है वो ऊन बनता है, या धागे की रील बनती है, ठीक है। अब उसी ऊन को हमारी माताएं बहनें लाती हैं और घर पे सलाई लेके बीनती है ना, अक्सर आपने देखा होगा। तो बीन के क्या तैयार करती हैं, स्वेटर तैयार करती हैं। स्वेटर क्या है, स्वेटर को हम पहनते हैं, स्वेटर हमारा एक तरह का वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है। तो आपने देखा बहुत महीन महीन तंतुओं से, रेशों से धागे तैयार होते हैं। उन धागों से फिर क्या तैयार हो जाता है, वस्त्र तैयार होते हैं। यानी एक तरह से उन धागों से कपड़े तैयार होते हैं और कपड़े से वस्त्र तैयार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अक्सर अपने लाइफ में देखी होंगी। तो तंतु क्या होता है ये आप जान गए, वस्त्र क्या होते हैं ये भी जानते हैं आप, ठीक है, धागे क्या होते हैं ये भी जानते हैं। तो इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, एक बार उन बिंदुओं को देख लेते हैं। पादप रेशे, पादप रेशे क्या होता है, पादप का मतलब होता है पौधे, ठीक। पादप का मतलब पौधे होता है, यानी जो पेड़ होते हैं उनको पादप कहते हैं। अब पादप रेशे में हमें कपास और जूट के बारे में जानना है। रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। अब जो रेशेदार पौधे होते हैं जैसे कपास, जूट, ये सब है, इनके लिए किस प्रकार की भूमि चाहिए। सूती धागे की कताई कैसे करते हैं, धागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं, बुनाई बंधाई क्या होती है ये भी जानना है। वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, यहाँ पे थोड़ा सा वस्त्र का विकास कैसे हुआ, हम वस्त्र बनाना कैसे सीखे, थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया तंतु क्या होता है, ठीक है, धागे क्या होते हैं, वस्त्र क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, ये आपको मैंने बताया। यहाँ पे आप जानते भी हैं, जैसे घरों में हमारे पर्दे लगते हैं, चादर लगते हैं, या हम दुकान से कपड़े खरीद के लाते हैं, टी शर्ट, पैंट, स्कर्ट, जो भी आपको पसंद है वो आप खरीदते हैं, वो सब क्या है, वो कपड़े हैं। अब कपड़ा आखिर बनता कहाँ से है, कपड़े तो आप खरीद लाए, सिला सिलाया या थान में से खरीद के लाते हैं, कटवा के, उसके बाद दर्जी को देते हैं तो दर्जी सिलता है, तो होता तो कपड़ा ही है। अब वो कपड़े में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे बहुत महीन महीन धागे होते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे धागों को मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं। अब उस धागे को बहुत अच्छे से आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो उसमें महीन महीन बहुत ही पतले पतले रेशे दिखाई देंगे। इसका मतलब धागे, रेशों के द्वारा धागे बनाए जाते हैं। अब वो रेशे कहाँ से आते हैं, अब हमको ये जानना है कि आखिर वो रेशे कहाँ से आते हैं। तो इसमें से रेशों का एक प्रकार है पादप रेशे, ठीक है। पादप रेशे में अक्सर हम यूज करते हैं कपास और जूट, ये दो तरह के रेशे हम इस्तेमाल करते हैं। पादप रेशे होते क्या है, देखिए, पौधे के किसी भाग, अब
पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे बीज हो, तना हो, फल हो, आदि कुछ भी हो, ठीक, पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशे या पादप रेशे कहते हैं। ठीक है, पादप रेशों को ही हम प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। अब एक तरह का रेशा और होता है जिसको हम जंतु रेशे कहते हैं या जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, ये भी प्राकृतिक रेशे हैं, ये भी हमारे क्या है, प्राकृतिक रेशे। इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जंतु हैं ये प्रकृति द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो प्रकृति द्वारा हमें पादप रेशे भी प्राप्त होते हैं और प्रकृति द्वारा हमें जंतु रेशे भी प्राप्त होते हैं। तो जांतव रेशे, जो रेशे जंतु द्वारा प्राप्त हों उन्हें जांतव रेशे या जंतु रेशे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भेड़ के बाल, आपने देखे ना, भेड़ से के बाल से क्या ऊन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जंतु रेशे। इसी प्रकार एक प्रकार का और रेशा होता है। अब जैसे रेशम, आपने देखा होगा रेशम का भी जो कीट होता है, रेशम के धागे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, रेशम के कीट से बनते हैं। तो ये भी हमारा जंतु रेशे में ही आएगा। इसके बाद अगर हम आए संश्लेषित रेशे, जिसको हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। अब कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा बनाए जाने वाले रेशा ही कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा कहलाता है। यानी हर वो रेशा जो मानव द्वारा बनाया जाए, मनुष्य द्वारा बनाया जाए, ठीक है, उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं या कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में कुछ रेशों के नाम दिए गए हैं। देखिए ये रेशा है, ये पौधे हैं और पौधे के किस भाग से बनते हैं। तो रुई कपास से मिलता है, यानी कपास के जो बीज होते हैं वहाँ से प्राप्त होता है। जूट का जो पौधा होता है, पटसन या सनई कहते हैं, ये पटसन या सनई का जो पौधा होता है उसके तनों से प्राप्त होता है जूट। फ्लैक्स अलसी या तीसी का पौधा होता है, ठीक, अलसी और तीसी के तनों से प्राप्त होता है फ्लैक्स। नारियल जूट या जटा, तो नारियल का जो फल हो, नारियल का पेड़ होता है उसके फलों से प्राप्त होता है। आपने देखा हो नारियल का फल होता है तो उसके ऊपर से जूट निकालना पड़ता है ना, वही वाला, वो रेशे का कार्य करता है। अब आपने देखा होगा ना, देखिए ये कपड़ा है, आपने देखा होगा कपड़े में ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे संरचनाएं होती हैं ना, ऐसे ऐसे। इसमें से एक धागा ये होता है, ये एक धागा कहा जाएगा। देखिए एक धागा निकाल रहा है ना, ये एक धागा निकल गया। अब इस धागे को पकड़ के आप जब खींचेंगे तो इसमें से बहुत से महीन महीन रेशे निकलेंगे, तो वो रेशे हो जाते हैं, उन्हीं को रेशा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये महीन महीन रेशे निकाल रहा है इन धागों से। ठीक है, अब देखिए इनका जो क्रम है, तंतु से वस्त्र तक का जो क्रम है वो कैसा है। सबसे पहले तंतु या जिसे हम रेशा कहते हैं, रेशा हम प्राप्त करते हैं। रेशे को, बहुत सारे रेशों को मिला के हम धागा बनाते हैं और फिर उसी धागे से, या कह सकते हैं कई सारे धागों को मिलाकर बुनाई करके या बंधाई करके हम कपड़ा बनाते हैं और फिर उसी कपड़े से हम वस्त्र निर्माण करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कपड़ा खरीद के लाते हैं, दर्जी को दे देते हैं तो वो हमारा कपड़ा सिल के दे देता है, उसी को हम वस्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आते हैं रेशेदार पौधे जो होते हैं ये किस प्रकार की भूमि में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कपास के बारे में। ठीक, कपास क्या है, कपास से हमें रुई प्राप्त होता है। कहाँ से, कपास के पौधे के जो बीज होते हैं, बिनौले होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। भारत कपास के उत्पादन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है पूरे विश्व में। एक बहुत ही बड़ा स्थान है भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में। हमारे प्रदेशों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सब जगहों पर जो कपास की है बहुत अच्छी खेती होती है। इसके लिए काली मिट्टी उपयोगी मानी जाती है। उष्ण जलवायु होनी चाहिए। उष्ण जलवायु का जो तापमान लगभग होता है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, काली मिट्टी क्यों, काली मिट्टी जो होती है वो अपने अंदर नमी बनाए रखती है काफ़ी लंबे समय तक। अगर वर्षा कम होती है तो भी जो मिट्टी में है नमी बनी रहती है, इसीलिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है कपास की खेती में। अब बुआई कब करते हैं, अब कपास के बीजों की बुआई कर देते हैं जब बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है लगभग तब। ठीक, यानी बसंत ऋतु स्टार्ट होने वाला होता है तभी उसकी बुआई कर दी जाती है। 2 माह बाद ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पौधे हैं कपास के ये रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं।
इसमें फल निकलने लगते हैं और वो फल फिर फूल कर इस तरह से फूल जाते हैं, ठीक है। इसमें से रुई बाहर आने लगती है। तो रुई को अलग कर लिया जाता है, फल के अंदर जो कपास होता है उसको अलग कर लेते हैं, और इसी के अंदर जब रुई को अलग करते हैं तो इसी के अंदर 3-4 बिनौले प्राप्त होते हैं। बिनौले इस तरह से कुछ होते हैं, ये इसी के अंदर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बिनौलों से हम तेल भी प्राप्त कर लेते हैं। हम चाहें तो रुई निकाल लेते हैं, रुई के बाद इन्हीं बिनौलों से तेल भी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम कपास के पौधों से रुई प्राप्त करते हैं और बिनौलों से तेल भी प्राप्त कर लेते हैं। अब कपास से रुई को जो अलग किया जाता है या बीजों को अलग किया जाता है, उसको हम कहते हैं कपास ओटना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। हाथों से इसको अलग किया जाता है, हालांकि आपको मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं जो ये काम करती हैं। तो इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। रुई से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तकिया, रजाई, गद्दा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। कपास के जो बीज हैं, मैंने अभी बताया आपको, जो बिनौले होते हैं, इनसे तेल भी प्राप्त किया जाता है। तेल जो होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और तेल के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गायों की खुराक में बहुत लाभदायक होते हैं, उससे दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। धीरे धीरे कुछ एक प्रकार का कपास विकसित किया गया जिसका नाम था बीटी कपास। अब ये जो हमारे भारतीय संस्थाएं हैं, प्रौद्योगिक संस्थाएं, इनके द्वारा विकसित किया गया था। अब ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपास माना जाता है, बीटी कपास, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। बहुत काफ़ी समय से इसका उत्पादन हमारे देश में हो रहा है बीटी कपास का। अब आते हैं जूट पर। जूट की पैदावार हमको मिलती है पटसन से। पटसन का पौधा होता है, उसी से जूट प्राप्त करते हैं हम, पटसन या सनई। अब पटसन या सनई के जो तने होते हैं, पौधे के तने, उनसे हम प्राप्त करते हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, इन सब जगहों पे जूट पैदा होता है, ठीक है। हमारे देश में अधिक मात्रा में जूट यहाँ पैदा होता है। अब पूछा जाए कि पटसन या जूट की खेती जो होती है वो किस प्रकार का वातावरण चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो जलोढ़ मिट्टी चाहिए, ठीक है। अक्सर ये मिट्टियाँ, जैसे हमारे यूपी में कहते हैं ना, हमारे उत्तर प्रदेश में कछार का माटी कहते हैं ना, कछार में घूमने गए हैं, तो कछार में घूमने गए हैं तो उस कछार में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो वो मिट्टी बहुत ही फायदेमंद होती है पटसन की खेती के लिए। अब वर्षा ऋतु में इसके जो बीज हैं वो बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, लगभग 3 माह में ये तैयार हो जाते हैं। इसमें पीले रंग के फूल जब दिखाई देने लगते हैं पौधों में, तभी इनको काट लिया जाता है। यानी इनका जब पुष्पन काल शुरू होता है पौधों का, तो इनको काट लिया जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये पटसन का पौधा है, ठीक है। इसमें से ये जो बगल में सारे डालें हैं, पत्तियां हैं, इन सबको छांट कर अलग कर दिया जाता है, और ये जो बीच वाली डाल है इसको छांट कर अलग हम रखते जाते हैं और इसका एक बंडल तैयार कर लेते हैं, ठीक। और बंडल तैयार करने के बाद इसको ऐसी तालाब वालाब में फेंक दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो वहाँ पे पड़ा रहे और वहाँ पे कुछ जीवाणुओं और कीटाणुओं के द्वारा उन पे क्रियाएं हों, ठीक है। तो ये 4 से 5 दिन में वहाँ पे पड़े पड़े गलने लगते हैं। तो जब गल जाते हैं तो इनमें से जो रेशे हैं, वो इन तनों में से जो रेशे हैं ये धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगते हैं। ये जो तने हैं इनमें से रेशे दिखाई देने लगेंगे। हाँ, अब इस क्रिया को कहते क्या हैं? इस क्रिया को कहते हैं पटसन की रेटिंग, ठीक है। किसके द्वारा होती है, इसका कारण क्या है? तो जीवाणुओं के कारण ये हो पाता है, ये क्रिया संभव हो पाती है, ठीक है। इसके बाद अपना इसको हम खींच कर जो है यहाँ से जूट को अलग करते हैं, तंतुओं को अलग करते हैं। 6 से 7 फीट लंबे यहाँ से तंतु हमको प्राप्त हो जाते हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं। और इनसे अगर देखा जाए कि बनाया क्या क्या जाता है, तो रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। चलिए अब आते हैं सूती धागे की कताई। अब कताई क्या होता है? कताई का मतलब होता है रेशों से धागों को बनाना, इसको कताई कहते हैं, ठीक है। रेशों से धागों को बनाना, इसी को हम कताई कहते हैं। अब कताई का मतलब बहुत सारे रेशों को आपस में जोड़कर ऐंठना,
उसी को कताई कहते हैं। ऐंठने से क्या होता है? ऐंठन से जो धागे होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। क्या होता है? ऐंठन से धागे मजबूत हो जाते हैं। आप खुद भी ट्राई करिएगा, आपने देखा होगा कि जो रस्सी होती है वो रस्सी ऐंठी क्यों रहती है? ऐंठी इसीलिए रहती है क्योंकि ऐंठन से जो रस्सियां हैं वो उनके अंदर थोड़ी मजबूती बढ़ जाती है, थोड़ी क्या बहुत मजबूती बढ़ जाती है। आप सीधा धागा अगर लेके खींचेंगे तो वो उतना मजबूत नहीं होगा जितना आप रस्सी को पकड़ के खींचेंगे, यानी धागा जल्दी टूट जाएगा लेकिन रस्सी जल्दी नहीं टूटेगी। उतनी ही मोटाई की रस्सी और धागा दोनों को लेके ट्राई करिएगा, ठीक है। हाँ, इसका एक क्षेत्र है, एक लिमिट है कि इतनी ही ऐंठन इसमें पैदा करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐंठन पैदा कर देंगे तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर आपने देखा, धागों को ऐंठ कर, तंतुओं को ऐंठ कर एक धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कताई। तो इस तरह से जो सूती धागे हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर तैयार करने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है तकली। तकली क्या होता है? तकली ये है, ये देखिए बना है, ये तकली है। यहाँ पे धागा बांध देते हैं, ऐसे धागा रहता है और यहाँ पे पकड़ के इसको घुमाते रहते हैं। और उसके बाद चरखा। चरखा तो आप जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता जी का चरखा है, गांधी जी का। इससे भी धागों की कताई होती है। इसी के द्वारा जो है धागे काते जाते हैं और जो खादी वस्त्र बनते हैं इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आपने देखा, सुना होगा या नहीं सुना है तो आज जान लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो हमारे राष्ट्रपिता जी जो महात्मा गांधी जी थे उस समय, उन्होंने ब्रिटिश यानी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े थे या अंग्रेजों की कंपनियों द्वारा बनाए गए कपड़े थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और अपने देश में ही चरखों द्वारा काते गए धागे, यानी चरखों से जो धागे बनाए जाते थे उनके द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते थे उनका उपयोग करने के लिए आग्रह किया अपने देश की जनता से, ठीक है, जिसका नाम खादी दिया गया। अब आते हैं धागे से वस्त्र तक। अभी तक हमने क्या देखा? तंतु से धागा बनाया, अब धागे से वस्त्र बनाएंगे। अब वस्त्र बनाने के लिए कई तरीके हैं। वस्त्र बनाने के लिए एक तो है बुनाई। बुनाई क्या होता है? बुनाई होता है कई सारे धागे आपके पास हैं तो आपने इसको ऐसे बिछा लिया और एक फिर दूसरा धागा इस तरह से बिछा लिया, ऐसे फिर ऐसे बिछा लिया, ऐसे ऐसे बिछाते चले गए तो क्या होता है? ऐसे वस्त्र हमारा निर्मित होता जाता है। तो इसको कहते हैं बुनाई, ठीक है। बुनाई का मतलब जब एक से अधिक धागों का इस्तेमाल करके वस्त्र का निर्माण किया जाए तो उसे हम कहते हैं बुनाई, ठीक, आप समझ गए होंगे। धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, यानी कम से कम दो धागे होने चाहिए। अगर बुनाई प्रक्रिया की बात की जा रही है तो इसके अंदर कम से कम दो धागे होने चाहिए, तभी उस प्रक्रिया को हम बुनाई कहेंगे, ठीक है। अब गांवों में जो सूती वस्त्र बुनाई होता है वो हाथ करघा या जिसको हैंडलूम कहते हैं, लेकिन आज के समय में तो इलेक्ट्रिक मशीनें आने लगी हैं या जिसको हम पावर हैंडलूम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से होता है, गांव में लोग हाथों से कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको, फैक्ट्रीज इसको पावर हैंडलूम के द्वारा करती हैं। अब आते हैं बंधाई। बंधाई क्या होता है? बंधाई आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में हमारी माताएं बहनें जो है स्वेटर बुनती हैं। तो स्वेटर में क्या होता है? ऊन का गोला होता है और यही एक धागा चलता रहता है पूरे स्वेटर में। तो यहाँ पे जब कोई वस्त्र एक ही धागे से निर्मित हो उसे हम बंधाई कहते हैं, ठीक है। कोई वस्त्र एक ही धागे से निर्मित हो, एकल धागे का प्रयोग करके निर्मित हो, उसे हम बंधाई कहते हैं, ठीक। तो ये भी जान गए बंधाई और बुनाई में क्या अंतर होता है, आप लोग यहाँ पर जान गए। अब वस्त्र सामग्री के इतिहास की बात करें तो आप सभी जानते हैं बहुत पाषाण काल में जब मानव बहुत प्राचीन होते थे तो वो लोग क्या कपड़े पहनते ही नहीं थे, तब कपड़े का ज्ञान ही नहीं था, ना आग जलाना नहीं जानते थे, बातचीत करना नहीं जानते थे, ठीक है। तो वो ऐसे ही घूमते थे बिना कपड़ों के। बाद में धीरे धीरे आग विकसित हुई, ठीक है, आग का विकास हुआ। आग के विकास के बाद मानव ने खाना बनाना सीखा। फिर धीरे धीरे जब उन्हें एहसास हुआ कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, भाई कुछ लोग गर्म स्थानों पर रहते थे तो वो तो बिना कपड़े के रह लेते थे, उन्हें कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, बट
कुछ मानव जब धीरे धीरे ठंडे प्रदेशों में पहुंच गए, जैसे कश्मीर हो गया आपके यहाँ ठंडा प्रदेश, या ग्लेशियर एरिया हो गए, ठीक, ट्रांस साइबेरियन जो एरिया है रसिया का, वो सब जगह जो हो गई ये सब बहुत ठंडी थी। तो वहाँ पे इन्हें मानव को लगा कि हमें कुछ पहनना चाहिए, तो उन्होंने धीरे धीरे पत्तियाँ, पेड़ पौधे के छाल ये सब पहनना शुरू किए। फिर ऐसे ही धीरे धीरे विकास होते होते मानव ने कृषि कार्य शुरू किया, ठीक, धीरे धीरे कृषि कार्य शुरू किया। जब कृषि कार्य शुरू किया तो इन्होंने देखा कि बहुत लचीले पौधे होते हैं, तो उनकी टहनियाँ पहनने लगे, बड़े बड़े पत्तियाँ होने लगी तो बड़े बड़े पत्तों को पहनने लगे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि इन पौधों से पतले पतले रेशे निकाल कर हम पहन सकते हैं, तो फिर रेशों का विकास होने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ये विकास होने लगे, और आज के समय आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों के द्वारा कई सारे तरह के रेशे, कपड़े, संश्लेषित रेशे, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब संश्लेषित रेशे आपने देखा कि नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। ये टिकाऊ होते हैं, इनकी चमक नहीं जाती है, इसलिए लोग अक्सर आप देखते हैं कि जिम करने जो जाते हैं, जिम करने या स्पोर्ट्स में जो खेलते कूदते ज़्यादा हैं, वो अक्सर रेक्सीन टाइप के पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी चमक जल्दी जाती नहीं और लॉन्ग लाइफ मतलब कुछ ज़्यादा समय तक चलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मानव का विकास कपड़ों की तरफ किस तरह से हुआ। अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। कपास पौधे के बीज से तथा पटसन के तने से क्रमशः रुई और जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। रेशे तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनाता है या धागा बनता है। तंतुओं की कताई करते हैं, यानी बहुत सारे रेशों को मिला के ऐंठते हैं, तब जाके धागा बनता है। कई रेशे तंतुओं को ऐंठ कर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। इसके बाद कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। और पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया को पटसन की रेटिंग कहते हैं या रेटिंग कहलाती है। तो ये मुख्य बिंदु थे जो हमने इस पार्ट में पढ़े। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ अभ्यास प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही जिस तरह से पढ़ाया मैंने, मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ये सारे प्रश्न हल करने के ज़्यादा प्रश्न भी नहीं हैं, आप देखेंगे कुल मिला के 10 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप पूरा प्रयास करिएगा। कहीं कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।